लेकिन जो लिए हैं वो आज लाभप्रद स्थिति में है, क्योंकि मौका पूरा मिल रहा है, सीट काफी ज्यादा है, 12 तो है ही नहीं। ऐसे में हमारे पास सबसे बड़ा बात है कि हम तैयारी करें तो करें क्या, क्योंकि सोशियोलॉजी बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते हैं। आप स्टेट का भी पेपर देखिए और पीजीटी का भी पेपर देखिए, दोनों के पेपर में सारा चीज कॉमन, पढ़ना एक ही है, क्योंकि सोशियोलॉजी अलग है ही नहीं। आज हम मूलतः सोशियोलॉजी सिलेबस को डिकोड करेंगे कि क्या क्या हमको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। पेन यहाँ का वहां है, सुनो ना, पेन वहां है, पेन यहाँ पर रखा हुआ। और क्योंकि देखिए सोशियोलॉजी का जो पेपर देखे या नहीं देखे हैं आप लोग, स्टेट का पेपर देखे, आप लोग पीजीटी का पेपर देख लिए, सोशियोलॉजी पेपर को देखिएगा तो आपको मूलतः जो प्रश्न दिखाई देगा वो 3-4 प्रकृति का दिखाई देगा। इसको हटाते हैं क्योंकि इसमें दिखाई नहीं देगा कुछ। अच्छा ये तो है, एक अलग पेपर उठाते हैं ताकि थोड़ा पहले डिटेल बात कर ले फिर उस पर जाएं। ठीक, समाजशास्त्र पेपर को जब आप देखिएगा तो मूलतः इसमें जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो 3-4 पहलुओं पर ज्यादा फोकस कर रहा है। पहला तो अवधारणा आधारित, अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है। दूसरा थिंकर बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, यानी विचारक को आधार बनाकर। तीसरा फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहा है, फैक्ट बेस्ड आ रहा है, यानी तथ्य आधारित आ रहा है। एक और सेक्शन है जो छूटता है इसमें, वो है उसको कहते हैं मगध सेक्शन, लेकिन इसको पुस्तक और लेखक पर भी प्रश्न आता है, लेकिन इसमें से सबसे कम प्रश्न आता है। सबसे ज्यादा प्रश्न अभी पूछा जा रहा है इस सेक्शन से, थिंकर बेस्ड क्वेश्चन। आप देखिएगा रेडक्लिफ ब्राउन हो या फिर कार्ल मार्क्स हो या वेबर हो, दुर्खाइम हो, कम्टे हो, किसी भी बेस्ड करके क्वेश्चन यहाँ से पूछा ज्यादा जा रहा है। सबसे ज्यादा से हार्ड सेक्शन भी यही माना जाता है सोशियोलॉजी में, लेकिन सोशियोलॉजी के अन्य सेक्शन भी है जो कम इंपॉर्टेंट नहीं है। डे बाई डे क्या होगा कि इस बार क्वेश्चन का लेवल अगर इस आधार पर रहा, यहाँ रहा है, तो अगले बार ये सोच के रखें कि अगले बार क्वेश्चन का लेवल यहाँ पहुंचेगा। साल दर साल आपका जो लेवल है वो इंक्रीज करता चला जाएगा। पहला जो एग्जाम होता है सबसे आसान एग्जाम होता है, ये मान के चलिए, और आप आगे जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे ये लेवल अपग्रेड करते चला जाएगा। तो सोशियोलॉजी में सिलेबस डिफरेंस नहीं है, यानी चाहे आप पीजीटी पढ़ रहे हो चाहे स्टेट पढ़ रहे हो, सिलेबस में कोई अंतर खास दिखता नहीं है। अलग बात है कि पीजीटी में तो आपका सिलेबस ही नहीं दिया है कुछ, जो सिलेबस आप देख रहे हैं क्वेश्चन के आधार पर ही आप देख रहे हैं, लेकिन तब भी हम लोग के पास एक पूरा सेक्शन है जिसको अगर हम कवर करें तो ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं जिसका अभी हम बात करेंगे। ठीक है, आते हैं पार्ट बाय पार्ट, सेक्शन बाय सेक्शन देख लेते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है ये, यहां शुरू होगा। अब एक बात और बताता हूं, चाहे आप नेट जेआरएफ का क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, इसके बाद चाहे आप यूपी पीजीटी का क्वेश्चन देख लीजिएगा, राजस्थान का देख लीजिएगा, हरियाणा का देख लीजिएगा, सारे का सिलेबस एक ही, क्योंकि इसमें बिहार पर्सपेक्टिव पढ़ना नहीं रहता है। ये पढ़ना है, आप पानी मंगवा दें क्या, इसमें बिहार पर्सपेक्टिव पढ़ना नहीं रहता है। जो पढ़ना रहता है ये सोशियोलॉजी जितना है उतना ही पढ़ना रहेगा। तो आप इसका सिलेबस को किसी भी, सिर्फ नेट जेआरएफ में क्या हो, कुछ सेक्शन अपग्रेड कर जाएगा, बाकी सिलेबस सही है लेकिन उसमें कुछ सेक्शन अपग्रेड रहेगा, आप में अपग्रेड नहीं। आप तो किसी भी सिलेबस को गणना कीजिएगा तो यही सिलेबस आपको समानता देखने को मिलेगा। कल इनका क्वेश्चन था ये कि सर थिंकर याद करना बड़ा मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करके उस थिंकर को अपने बस में कर सकते हैं। तो हमारा डिफाइंड सिलेबस क्या है, डिफाइंड सिलेबस पर हम फिर से कह रहे हैं, आप कहीं भी मिला लें, कोई भी पीजीटी टीजीटी सब मिला लें, आपको सिलेबस यही मिलने वाला है घुमा फिरा के, क्योंकि सब जगह उसको व्यवस्थित नहीं करता है, आगे पीछे करके दिखाते हैं लोग। खैर, पहला है रिसर्च सोशियोलॉजी, जिसको आप रिसर्च मेथोडोलॉजी भी पढ़ते हैं, इंग्लिश में आप पढ़िएगा सामान्यतः। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी है क्या, कुछ नहीं है, समान रूप से समझिए।
समाजशास्त्र का जन्म जब से हुआ और समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में परिणत करने के लिए जितना भी काम हम लोग किए वो रिसर्च मेथोडोलॉजी या रिसर्च सोशियोलॉजी में पढ़ने को होता है। अब इसको और सामान्य भाषा में समझिए। पहले एक बच्चा पैदा लेता है, उसका हम नामकरण करते हैं, तो अगस्त क्रांति ने इसका नामकरण कर दिया। क्या रख दिया? सोशियोलॉजी रख दिया, समाजशास्त्र रख दिया। लेकिन सिर्फ नाम रखने से कोई भी विषय आगे तो नहीं बढ़ सकता है। विषय आगे कैसे बढ़ेगा? तो विषय को आगे बढ़ाने के लिए सिद्धांत का जरूरत होता है, प्रिंसिपल का जरूरत होता है। उस सिद्धांत को बनाने के लिए कुछ मानक या बेंचमार्क का जरूरत होता है कि हाँ भाई मेरा बेटा डॉक्टर बन गया या इंजीनियर बन गया या फिर पायलट बन गया, तो एक बेंचमार्क है जिसके आधार पर तय करते हैं कि आपका बेटा सक्सेसफुल है या नहीं। अब यहाँ अगस्त क्रांति का बेटा कौन है? सोशियोलॉजी, जन्मदाता उसकी ही। तो सोशियोलॉजी को एक स्टेबल सब्जेक्ट के रूप में परिणत करने के लिए हमको इसको विज्ञान बनाना, यानी साइंस के रूप में देखना था। अब साइंस के रूप में क्यों देखना चाहते हैं इसका समझ लीजिए। साइंस स्टेबल होता है, वो नष्ट नहीं होता है। बाकी सारी चीजें नष्ट होती चली जाती है, लेकिन साइंस नष्ट नहीं होता है, वो उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। तो सोशियोलॉजी को यानी अगस्त क्रांति के इस सब्जेक्ट को अगर आगे बढ़ाना था तो उसके लिए रिसर्च करके सिद्धांत देना जरूरी था। तो इसलिए हम रिसर्च के कुछ पद्धतियों को पढ़ते हैं ताकि सोशियोलॉजी को विज्ञान बनाया जा सके। विज्ञान दो तरह का होता है, आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे मुझे नहीं पता। विज्ञान दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल साइंस और एक होता है सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान। आप ये शब्द सुने होंगे कि प्राकृतिक विज्ञान में जो सब्जेक्ट आता है वो आप सुने होंगे। आप बायोलॉजी का नाम सुने, आप फिजिक्स का नाम सुने, आप केमिस्ट्री का नाम सुने हैं, ये सब क्या है? नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान है। लेकिन सामाजिक विज्ञान का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि नेचुरल साइंस की तरह हम स्टेबल नहीं, हम हमेशा आगे पीछे चलते रहते हैं, हमारा सोच बदलते रहता है। सेकंड में आप हमको देख रहे हैं कहीं और पहुंच सकते हैं, होता है ना ये। तो मानव या ह्यूमन बीइंग पर कोई रिसर्च होगा तो वो स्टेबल नहीं होगा, उसको एक सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल तरीके से नापा जाएगा। और उसी पर्सपेक्टिव में हम लोग सोशल साइंस का सहारा लेते हैं, नेचुरल साइंस का नहीं। तो जितना भी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है वो सोशल साइंस में आता है। तो इसके लिए हम लोग सोशियोलॉजिकल रिसर्च मेथड का सहारा लेते हैं और इसी को आपको यहाँ पर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? देखिए, वैज्ञानिक पद्धति पढ़ना है जिसमें आप पढ़े होंगे वस्तुनिष्ठता या सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी, व्यक्तिनिष्ठता और वस्तुनिष्ठता। ये विज्ञान बनाने के लिए, विज्ञान के बेंचमार्क के लिए दोनों पढ़ना बहुत जरूरी है। चाहे आप सिविल सर्विसेज में ही क्यों ना पढ़ रहा हूं, लेकिन सिविल सर्विस क्या है कि एनालिटिकल पोर्शन पे पढ़ना है, हमको यहाँ थोड़ा मगअप ज्यादा करना है, ये ध्यान रखना है। थिंकर बेस्ड ज्यादा होना है, कंसेप्ट भी होना है, लेकिन उतना डेप्थ कंसेप्ट नहीं चाहिए जितना सिविल सर्विसेज में पढ़ा जाता है। अच्छा, टेक्निक क्या क्या विज्ञान बनाने के लिए, यानी सोशियोलॉजी को विज्ञान बनाने के लिए कैसे कैसे बना सकते हैं। तो पहले डाटा कलेक्शन। आप सोचिए ना, कोई भी वस्तु, विषय वस्तु आप अपनाइए, कोई भी, जैसे बेंच को लीजिए, क्या ये विज्ञान के सिद्धांतों पर काम कर रहा है या नहीं कर रहा, या ये बोर्ड विज्ञान के सिद्धांतों पर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। कैसे पता करेंगे? हम वैज्ञानिक पहलू को सामने लाएंगे। तो कैसे कैसे लाएंगे? तो हम कहेंगे भाई इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये विज्ञान है। तो इसी तरह हम लोग डाटा कलेक्शन करेंगे कि सोशियोलॉजी साइंस है या नहीं, इसके लिए विभिन्न डाटा लेंगे। तो डाटा कहां से लेंगे? समाज से लेंगे। डाटा है सोशियोलॉजी में, डाटा कहां से आएगा? समाज ही से आएगा, पहला बात। दूसरा, अवलोकन भी करेंगे, दूर से बैठ के देखेंगे, अच्छा वो हंस रहा है यानी खुश है, वो रो रहा है यानी दुखी है। एक समान ओवरव्यू हुआ, इसके आधार पर भी तो हम गणना कर सकते ना। हम यूनिवर्सल बात कर सकते हैं कि रो रहा है यानी दुखी ही होगा, लेकिन मानव जो व्यवहार है ना वो अलग अलग, ह्यूमन बिहेवियर अलग अलग होता है। वो रो रहा है तो हो सकता है खुशी का भी आंसू हो सकता है। तो सिर्फ अवलोकन से सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते हैं हम लोग। सही निष्कर्ष तक पहुंचना है तो और ज्यादा रिसर्च करना होगा। तो उसके लिए हम प्रश्नावली तैयार करेंगे कि भैया आप हंस रहे हैं, क्या बात है? तो क्या कहें यार, जीवन में इतना दुख है ना कि अब हंसी निकल रहा है अपने दुखों को सोचकर। लोग ऐसा भी होता है,
लोग हंस रहे हैं कि बहुत खुश है, आज मेरा बेटी का शादी हो गया, रिजल्ट हो गया, ये सारी बातें हैं। तो हम लोग विज्ञान बनाने के लिए सोशियोलॉजी को कुछ मेथोडोलॉजी का सहारा लेते हैं, और वो मेथोडोलॉजी यहाँ पर आपको देखने को मिला। साक्षात्कार, प्रश्नावली खत्म हो गया तो हम उससे साक्षात्कार बातचीत कर रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, तभी तो हम चीजों को व्यवस्थित रूप से समझ पाएंगे और हम जान पाएंगे कि ये व्यक्ति क्या समझ रहा है, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। यह भी सिलेबस डिस्कशन है, और सिलेबस डिस्कशन से भी एक क्वेश्चन आने की संभावना बनता है, क्योंकि पूछा गया आपसे कि संघर्षवादी विचारक कौन कौन है, तो वो सिलेबस डिस्कशन में ही आपको पता चल जाए। क्वेश्चन आया हुआ देखिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन कहाँ कहाँ देखना, आप कहाँ कहाँ क्वेश्चन देखने के लिए जाएंगे। तो जितना भी यूपी पीजीटी का हुआ एग्जाम, राजस्थान में प्रवक्ता का एग्जाम हुआ, हरियाणा में हुआ है निर्जर थोड़ा बियॉन्ड चल जाता है, लेकिन उसके नीचे क्यों सोचे, वो भी कर लेंगे, कुछ नहीं बना तो कोई बात नहीं, लेकिन करना तो पड़ेगा, क्योंकि लेवल इंक्रीज होगा डे बाई डे। हमको बस इतना सोच के चल रहा है कि हमको ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, हमारा अगर 80 नंबर है तो 80 नंबर, 100 नंबर तो 100 नंबर हमारा आ जाएगा। ठीक, तो ये हुआ पहला यूनिट जो आपको पढ़ना है। यहाँ रिसर्च में आ गया। दूसरा, परिभाषा पढ़ना सोशियोलॉजी का, विषय वस्तु पढ़ना है, उत्पत्ति पढ़ना है, विकास क्रम पढ़ना है, और समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है। जैसे हम बोलते हैं समाजशास्त्र बिना इतिहास के अधूरा है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। इतिहास ही है जो समाजशास्त्र को कच्चा मटेरियल, रॉ मटेरियल प्रदान करता है। इतिहास नहीं होता तो हम जान ही नहीं पाते पीछे के समाजों को, नहीं जान पाते हम पीछे के समाजों को। तो इतिहास जानना जरूरी है, दर्शन शास्त्र जानना जरूरी है, मनोविज्ञान जानना जरूरी है, मानव विज्ञान, यानी इसके साथ संबंधों को भी देखना हमको जरूरी है, और उसके संदर्भ में रिस्पेक्टिव थिंकर क्या क्या बोल रहे हैं, इन बातों को भी जानना जरूरी, क्योंकि उससे थिंकर भी आएंगे, बिना थिंकर का तो सोशियोलॉजी अधूरा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ जब भी इस विषय को, वस्तु को पढ़ेंगे तो इसमें एक नाम कॉमन आएगा, वो है कौन, अगस्त कौन, समाजशास्त्र के जनक अगस्त कौन, इनका नाम कॉमनली आएगा। तो ये आपका पहला यूनिट है जो आपको पढ़ना है। इसका विशद चर्चा क्यों की है? क्योंकि ये आपके ज्ञान में नहीं, या आपको इस विषय वस्तु के बारे में, इस यूनिट के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं, तो इसको विस्तृत चर्चा करना जरूरी है। अब आते हैं सेकेंड यूनिट की तरफ, वो है आपका विचारक, सबसे बड़ा यूनिट, सबसे बड़ा यूनिट। मतलब आप समझिए कि आपका आधा सिलेबस है, आपका आधा सिलेबस है। अब इसमें विचारक को देखने का नजरिया अलग अलग, कि आप पहले तो वेस्टर्न विचारक, पश्चिमी विचारक और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, दो भागों में हम विचारक को देख रहे हैं। हम एक भाग में नहीं देख रहे, हम दो भागों में देख रहे हैं। लेकिन वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट को भी हम लोग कई अन्य भागों में बांट रहे हैं। यहां से क्वेश्चन आता है एक उठाकर, यहां से क्वेश्चन आता है एक उठाकर। अब वेस्टर्न थिंकर को हम कैसे कैसे देख रहे हैं? तो कुछ संघर्षवादी हैं, कुछ प्रकारवादी हैं, कुछ संरचनावादी हैं, कुछ अंतःक्रियावादी हैं, कुछ उत्तर आधुनिकतावाद से प्रेरित है, उनका विचार पढ़ेंगे। सब विचार अपना अपना अलग अलग विचार देते हैं। जैसे संघर्षवादी की बात करें, संघर्षवादी कहते हैं कि हमेशा समाज में संघर्ष होता रहता, लड़ाई झगड़ा चलता रहता, और उसके बाद समाज में परिवर्तन होता रहता। अच्छा, एक बात बताइए, संघर्ष क्या कुछ नए को जन्म नहीं देता है? वही बात संघर्षवादी कहते हैं कि हमेशा समाज में संघर्ष होगा तो कुछ नया उत्पन्न होगा। और उसी में आपको कार्ल मार्क्स पर एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है इससे। कार्ल मार्क्स, डेरेनडॉर्फ, कोजर पूछा है कि निम्न में कौन है जो संघर्षवादी विचारक है, अंतःक्रियावादी विचारक है, प्रक्रियावादी विचारक है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है इस थिंकर से, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हमको पढ़ना है संघर्षवादी विचारक में, मार्क्स के बारे में कौन नहीं जानता है, और इन्हीं से जुड़ा हुआ है डेरेनडॉर्फ, कोजर और कॉलिंस। प्रकारवाद, प्रकार आधुनिक समाजशास्त्र के संस्थापक माने जाते हैं इमानुएल दुर्खिम। अब देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है थिंकर से, कुछ क्वेश्चन जो हम लोग जान सकते हैं वो दे दिए। तो प्रकारवादी, फंक्शनलिस्ट कहते हैं समाज में जितना भी तरह का कार्य होता है वो सही होता है। यानी अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वो भी सही हो रहा है, प्यार हो रहा है वो भी सही हो रहा है, अगर आपसे हक मांगा जा रहा है वो भी सही हो रहा है, अगर निर्भया कांड हुआ वो भी सही हुआ। क्यों?
क्योंकि उसके बाद समाज में कुछ नया परिवर्तन आता है, तो ये समाज के लिए अच्छा है। ये कौन बोलते हैं? फंक्शनलिस्ट। और इसमें किनको पढ़ना है? दुर्किम को पढ़ना, डेरेनडार्फ को, मेलनेवेस्की को, पार्सन्स होगा, पार्सन्स को पढ़ना, मॉर्टन को पढ़ना, ठीक है। इसी तरह संरचनावादी में नैडेल को, रेडक्लिफ ब्राउन को, लेवी स्ट्रॉस को। इस बार तो रेडक्लिफ ब्राउन से कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया यहाँ थी बीपीएससी को। खैर, इसी तरह उत्तर आधुनिकता में पीरे बोर्दोई को पढ़ना है, एंथोनी गिड्स को पढ़ना है, एडवर्ड सेड को पढ़ना है। और अंतःक्रियावादी में जीएच मीड और हर्बर्ट ब्लूमर को पढ़ना। तो ये वेस्टर्न थिंकर हो गया एक साइड। वेस्टर्न थिंकर ज्यादा क्यों पढ़ना है? क्योंकि सोशियोलॉजी का विकास पूर्व में ही, पश्चिम में ही ज्यादा हुआ है, वहीं से इसको विज्ञान बनाने की ओर काम किया गया है। तो थिंकर ज्यादा आपको वेस्टर्न थिंकर पढ़ना है। इंडियन थिंकर में क्या है कि स्पेशलिस्ट बहुत ज्यादा सोशियोलॉजिस्ट नहीं है, लेकिन क्या है कि समाज परिप्रेक्ष्य काम बहुत ज्यादा किए हैं, तो उनको सोशियोलॉजिस्ट मान लिया गया। मेनली जो है 5-6 ही हैं जो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के लिस्ट में आते हैं। लेकिन गांधी जी को आप कैसे नहीं सोशियोलॉजिस्ट मांगिएगा, समाजशास्त्री कैसे नहीं मांगिएगा? समाज परिप्रेक्ष्य में भारत में सबसे ज्यादा काम उन्होंने किया, गांधी जी, अरविंदो घोष, तो अंबेडकर, ये सारे ऐसे विचार रखे जो सोशियोलॉजिस्ट नहीं है, लेकिन सोशियोलॉजी में पढ़ना है। मूलतः जीएस धुरिया, भारत में समाजशास्त्र के जनक जीएस धुरिया को ही कहा जाता है। फिर एमएन श्रीनिवासन, राधा कमल मुखर्जी, लीलावती कर्वे, एम गांधी, आंद्रे बेते, ये सब थिंकर आपको पढ़ना है। और भी 2-3 थिंकर है जो आपको इंडियन सोशियोलॉजिस्ट में पढ़ना। तो आप सोचेंगे भाई इतना थिंकर कैसे होगा? होना ही, पढ़ना ही पड़ेगा, कोई और विकल्प हमारे पास नहीं। विकल्प वहां होता है जहां आपको ऑप्शन मिल जाए कि नहीं इसके बदले ये कर सकते हो, नहीं कर सकते आप। और एक बात है कि बिहार में मान लीजिए अगला 3 साल 4 साल ऐसा है जहां सोशियोलॉजी से खाली पास कर जाइएगा तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, सिर्फ कहीं भी। 3 साल 4 साल इसलिए बोले क्योंकि सोशियोलॉजी पुराना में बहुत कम ही लोग लिए, हमको ज्ञात ही नहीं है बहुत ज्यादा लोग सोशियोलॉजी से पढ़े नहीं पढ़े हैं, सब चेंज कर ले रहे थे, सोशियोलॉजी ले रहे थे से चेंज कर ले रहे थे। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो ये हो गया सोशियोलॉजिस्ट जो आपको पढ़ना है। इसके बाद जो यूनिट है ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है, थिंकर के बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है। क्या आप देख लीजिएगा, आप क्वेश्चन जाके मिलाइएगा, मेरे बात पे यकीन नहीं कीजिए, क्वेश्चन जाके मिलाइए, जिसमें समाज किसे कहते हैं, इनके संदर्भ में कौन कौन थिंकर क्या क्या परिभाषा दिए। समाज तब्दील होता है सामाजिक समूह में, तो सामाजिक समूह आपको पढ़ना है। सामाजिक समूह में संस्था और समिति दोनों काम करते हैं, ये दोनों भी आपको पढ़ना है। ऐतिहासिक काल से संस्था और समिति कार्य कर रही है, लेकिन आज इसका स्वरूप अलग हो गया है। इसी में आपको आत्मसात और प्रतिस्पर्धा देखना है, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, इसको मैंने यहां पर रखा है क्योंकि मैं एनसीईआरटी को छोड़ नहीं सकता हूं। तो एनसीईआरटी में आत्मसात और प्रतिस्पर्धा आपको पढ़ना है। अगला, समाज से समुदाय का निर्माण होता है, समुदाय आपको भी इसमें जुड़ा है और यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है। परिस्थिति और भूमिका तो काफी बड़ा सेक्शन है, काफी बड़ा सेक्शन है परिस्थिति और भूमिका। देखिए ना, एक व्यक्ति समाज में एक स्टेटस भी प्ले करता है और एक रोल भी प्ले करता है, एक साथ दोनों काम करता है। आपके समाज में परिस्थिति कैसी है? तो बड़ा निम्न परिस्थिति, हमारा सोशल स्टेटस बहुत खराब है, लेकिन भूमिका का निर्वहन कैसा कर रहा है? तो नहीं, हम एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में आपका भूमिका का निर्वहन बहुत अच्छा करते हैं। तो स्टेटस और रोल एक व्यक्ति के साथ हमेशा आगे बढ़ता है, क्योंकि परिस्थिति भी समाज ही आपको देता है और भूमिका भी समाज ही आपको देता है, और ये दोनों आपको पढ़ना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहीं पर आपका एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है कल्चर का, पूरा यूनिट ही है कल्चर का जो आपको पढ़ना है, कल्चर। अब ये एक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे थे और वो आपके सामने भी रख रहे हैं, सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है? संस्कृति आपके सामने, सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है? जो इंटरनल होता है वो
कल्चर होता है, और जो आउटर होता है वो सभ्यता होता है। जो दिखता है वो सभ्यता है, और जो आपके अंदर विद्यमान है वो संस्कृति। तो संस्कृति का पूरा स्पेक्ट आपको देखना है। इसी तरह समुदाय आपको देखना है, समाजीकरण आपको देखना है, क्योंकि एक बच्चा जैसे 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 समाज का हिस्सा बनते जाता है, वो समाज का पार्ट बनते जाता है, सामाजिक मूल्यों को सीखता चला जाता है, और वो समाजीकरण के नजदीक पहुंच। बिना समाजीकरण के आप समाज का हिस्सा नहीं बन सकते। जानवर, अगर एक बच्चे को जंगल में रख दीजिए तो क्या उसको समाजीकरण मिलेगा? तो उसका सामाजिक परिवेश जो होगा जानवरों का होगा, तो उसको समाजीकरण नहीं मिलेगा। तो ये समाजीकरण क्यों जरूरी है? ताकि एक बच्चा समाज के अनुसार अपने आप को चलने लायक बना सके। तो समाजीकरण भी आपको पढ़ना बेसिक कॉन्सेप्ट में। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला यूनिट है आपके पास, वो है सामाजिक स्तरीकरण और गतिशीलता। सामाजिक स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी। अब स्तरीकरण और गतिशीलता क्या है? तो सोचिए, समाज, एक समाज को जब आप देखते हैं, घर को देखते हैं, तो आप कैसे देखते हैं? क्या घर में सब समान है? नहीं, घर में आपके पापा का रोल अलग, आपका रोल अलग, आपके सुपुत्र का रोल अलग, आपके पत्नी का रोल अलग, सबका अलग अलग है। यानी आपका घर स्तरीकृत है, कई स्तरों में बंटा हुआ है। तो जब एक परिवार जो घर की सबसे छोटी इकाई है, समाज की सबसे छोटी इकाई है, कई स्तरों पर बंटा होता है, तो एक समाज तो बहुत बड़ी इकाई है, कई स्तरों पर ये बटा हो सकता है। तो इस स्ट्रैटिफिकेशन को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये समाज जो है वो धर्म के नाम पर बटा हो सकता है, वो जाति के नाम पर बटा हो सकता है, वो भाषा के नाम पर बटा हो सकता है, वो लिंग के आधार पर बटा हो सकता है। तो सामाजिक स्तरीकरण के तो कई सारे आधार है, कई सारे आधार, वो आधार आपको देखना है। स्ट्रैटिफिकेशन, अच्छा ये सारा, क्या ये सारा रुका हुआ है, स्टॉप है या चल रहा है? तो हर कोई मूव कर रहा है, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। क्या जातियों में परिवर्तन नहीं हुआ? क्या अंतर जातीय विवाह नहीं हो रहा है? क्या निम्न जातियां उच्च जातियों की तरफ बिहेव नहीं कर रही है? तो एक नया, ये गतिशीलता इतना तीव्र हुआ कि आज जाति के जगह पर हम लोग वर्ग की बात करते हैं, यानी कास्ट के जगह पर क्लास की बात होने लगी। नहीं, वर्ग में क्या होता है? जाति नहीं डिनोट होता है, वर्ग में जाति नहीं, वर्ग में तो हम कहते हैं एलीट क्लास का है, ये किसान है यानी कृषक वर्ग का है। हम लोग कहते हैं लेबर क्लास है, यानी लेबर वर्ग का, उसमें जाति डिनोट नहीं होता। तो जातियों में मोबिलिटी यानी गतिशीलता इतना ज्यादा हो गया है कि अब वो क्लास की तरह काम करने लगा है। तो ये मोबिलिटी मतलब गतिशीलता मतलब क्या था? गति करना, चलते रहना। हम लोग चल रहे हैं, यानी इसमें गति हो रहा, रुका हुआ नहीं। तो सामाजिक स्तरीकरण गतिशीलता में आपको ये पढ़ना है कि क्या है स्तरीकरण गतिशीलता। सिद्धांत, मास्टर सिद्धांत, वेबर का सिद्धांत, ये देखना है। इसके अलावा विभेदीकरण भी होता है इसमें, जाति व्यवस्था और गतिशीलता, ये सारा पैटर्न आपको स्तरीकरण गतिशीलता में पढ़ना है। बात कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ भी। हम ज्यादा का एक्सपेक्टेशन नहीं करते, क्यों? क्योंकि आपका पहला क्लास, पहला में पीएचडी तो कंप्लीट नहीं करा सकते हम ये समझा सकते हैं वही है क्लास। हम ये समझा सकते हैं कि आपको पढ़ना क्या। बड़ा बात क्या है पता है? हम लोग अथाह पढ़ सकते हैं, लेकिन अथाह से रिजल्ट नहीं हो सकता। हमको एक लिमिटेशन चाहिए, हमको एक अवरोध चाहिए जहां जाकर हमको रुक जाना है, और वो रुकने का नाम होता है सिलेबस। ये सिलेबस आपको एक डायमेंशन देता है जहां आप रुकते हैं, ठहरते हैं, सोचते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं तो सागर अथाह है, लेकिन तालाब में तैरना ज्यादा पसंद। क्यों? क्योंकि वो छोटा है। दायरा निश्चित करना जरूरी है, और सोशियोलॉजी में दायरा निश्चित अगर कर लेंगे तो तैयारी में सहूलियत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब इसके बाद आपको सिलेबस थोड़ा छोटा छोटा मिलेगा, जैसे सामाजिक संस्था आपको पढ़ना है, सामाजिक संस्था, सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन में परिवार, विवाह, नातेदारी, ये शब्द तो कॉमन है। अब इसमें आपको मजा आएगा। क्यों मजा आएगा? क्योंकि ये लगेगा कि घर की बात है, घर की बात है, घर में जी रहे हैं, घर में रह रहे हैं, बस विचारक हैं जो आकर अपना अपना बात कह के चले जा रहे हैं। परिवार क्या होता है तो आपको बेहतर पता है, विवाह क्या होता है, नातेदारी क्या होता है, ये सब आपको पता है। किनशिप तो आप शब्द से ही परिचित होंगे, नातेदार, 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 जब से शादी हुआ यही शब्द तो आ रहा है दिमाग में। लेकिन भारत की एक विशिष्ट अभिलक्षण है परिवार का, वो है ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली। धन्यवाद। हमारा एक विशिष्ट अभिलक्षण, ये हमको सबसे अलग बनाता है। और ज्वाइंट फैमिली क्या है? तो एक ही छत के नीचे 2 से 3 पीढ़ियों के लोग जब एक साथ रह रहे हैं, समान रूप से आप बोलिएगा तो समझ जाइएगा, वो ज्वाइंट फैमिली है। आजकल न्यूक्लियर फैमिली आपको ज्यादा देखने को मिलता है, शहर में ज्वाइंट फैमिली बहुत कम देखिएगा। मारवाड़ियों में, सिखों में ज्वाइंट फैमिली ज्यादा देखने को मिलेगा। अरे हिंदू में तो आधा आधा खेत बच रहा है सबको, अब कहाँ है कुछ भी। लेकिन ये हमारी विशिष्ट अभिलक्षण है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है जो पढ़ना हमको है। इसके अलावा सोशल कंट्रोल। देखिए समाज में आप रह रहे हैं तो नियंत्रण काफी ज्यादा जरूरी है। ये नियंत्रण के साधन कई सारे हैं और ये सोशल कंट्रोल के द्वारा आपको सही रूप से कार्य करने को प्रेरित किया जाता है। सो सोशल कंट्रोल एक यूनिट है, सामाजिक नियंत्रण आपका एक यूनिट है जो आपको पढ़ना है। इसके अलावा धार्मिक संस्था कहता है कि हमारी दिनचर्या का शुरुआत धार्मिक क्रियाओं से ही शुरू होता है। धर्म इतना महत्वपूर्ण है, जो धारण किया जा सके वो धर्म है। और ये धर्म कई रूपों में आ रहा है, कमेंट क्या, कई रूपों में हमको कई रास्ता दिखाता है। अब भारत में तो धर्म की प्रमुखता सभी को पता है, सभी को पता है। स्टेट दिसंबर में होने का उम्मीद है, दिसंबर या जनवरी में। साल में अब 2 बार स्टेट होगा, तो अब आप तैयार रहें, जल्द ही आएगा। तो धार्मिक संस्था आपको पढ़ना। देखिए संस्था के नाम पर धार्मिक भी पढ़ना है, राजनीतिक भी पढ़ना है, आर्थिक भी पढ़ना है, शैक्षणिक भी पढ़ना है। ये सारे संस्थाएं आपको पढ़ना है, क्योंकि बिना पॉलिटिकल सिस्टम के हमारा सोसाइटी जो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, स्टेबल नहीं हो पाएगा। और इस स्टेबिलिटी के लिए आर्थिक क्रियाकलाप तो अति महत्वपूर्ण है। अब हम एलपीजी पॉलिसी पढ़ेंगे, नई आर्थिक नीतियां, तो वह नई आर्थिक नीतियां आर्थिक व्यवस्था में आएगी। अब हम राजनीतिक समाजीकरण पढ़ेंगे, दबाव समूह पढ़ेंगे, हित समूह पढ़ेंगे, राजनीतिक व्यवस्था पढ़ेंगे, सब राजनीतिक व्यवस्था में आएगा। तो ये सारा हमको इसके संदर्भ में पढ़ना है। धार्मिक संस्था में भारतीय समाज को भी देखना है, लेकिन उसका एक यूनिट अलग से ही बता दिए, तो इसलिए यहां नहीं बता रहे। ठीक है, हम सबको अलग अलग कर दिए ताकि यूनिट बाय यूनिट आपको पढ़ाते चले जाए, आपका सेक्शन कंप्लीट होता चला जाए। अब इसी में देखिए ना, जनांकीकी होता है, कोई बात नहीं। ये यूनिट ना लगातार सरवाइव कर रहा है, लगातार, क्योंकि भारत में जनसंख्या तो रहेगा ही रहेगा, उसके संदर्भ में थ्योरी काम करेगा ही करेगा। तो इसी में जनांकीकी में आपको प्रवास ही पढ़ना है, लेकिन इसको अलग से ही पढ़ना है तो अलग से जोड़ दिए। इसे माल्थस थ्योरी हो गया, जनसंख्या पिरामिड हो गया, कई तरह का पिरामिड बनता है इसमें। अगर आप एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ेंगे 12वीं क्लास का, तो उसमें पिरामिड दिया हुआ जनसंख्या वाला, तो ये सारा इसमें देखना है। सिद्धांत माल्थस थ्योरी पढ़ना है, नम माल्थस सिद्धांत पढ़ना, सारा इसी में पढ़ना है। तो सामाजिक जनांकीकी से आपका क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 आएगा ही आएगा। पहले आता था तो और ज्यादा आ सकता है। और खास करके जनगणना अगर रिपोर्ट आ गया तो यहां से क्वेश्चन का और ज्यादा पूछने की संभावना बढ़ जाएगी। 2021 का जनगणना आने वाला है। एक नया यूनिट जो आप में जुड़ता है
जो सिविल सर्विसेज में नहीं है। ये सिविल सर्विसेज इसलिए कंपेरिजन कर रहे हैं क्योंकि आप सिविल सर्विसेज में का ज्यादातर टॉपिक आप में पढ़ना है ग्रामीण समाज और नगरीय समाज। भारत में देखिए अभी अभी बहुत भारत में चर्चा हो रहा है भारत वर्सेज इंडिया हो रहा है ना। अब एनसीईआरटी बुक में भी भारत शब्द प्रयुक्त किया जाएगा, इंडिया नहीं। लेकिन अगर इसको आप कॉन्सेप्ट बेस्ड में पढ़ेंगे तो भारत में पहले से ही इकोनॉमी में सर्वाइव कर रहा है। इंडिया वर्सेज भारत, भारत क्या है तो भारत ग्रामीण जीवन को दिखाता है और इंडिया क्या है नगरीय जीवन को दिखाता है, नगरीय जीवन को दिखाता है। तो ये कंसेप्ट पहले से ही प्रचलित है, लेकिन इस कंसेप्ट को अब सोशियोलॉजी बेस्ड करके पढ़ना जरूरी है क्योंकि भारत गांव में बसता है और ग्रामीण जीवन के द्वारा हम लोग ग्रामीण समाजशास्त्र को देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब ग्रामीण जीवन शिफ्ट हो रहा है कहां नगर में। तो नगर अब ना बहुत सांस्कृतिक मल्टीकल्चरल थ्योरी पर काम कर रहा है। तो ग्रामीण जीवन या ग्रामीण समाजशास्त्र और नगरीय समाजशास्त्र आधुनिक परिप्रेक्ष्य में आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि समाज दो ही तरह के है हमारे पास। आगे नगरीय समाज में ही औद्योगिक समाज हम लोग पढ़ लेंगे, औद्योगिक समाज भी आपको देखना है तो वो तो हमको यहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और नया चैप्टर जुड़ा है विकास का समाजशास्त्र, डेवलपमेंट सोशियोलॉजी। ये डेवलपमेंट सोशियोलॉजी क्या है तो देखिए ना, हम लोग लगातार विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले ग्रोथ रेट 7-8 होता था, अब 12-14 भी चला जा रहा है। बिहार का खुद ही 12 के आसपास है। तो ये ग्रोथ रेट जो बढ़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट प्रोसेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी संदर्भ में विकास का समाजशास्त्र में नई आर्थिक नीति को हमको देखना है। नई आर्थिक नीति को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं जिसको एलपीजी पॉलिसी कहते हैं। नाम सुने आप लोग? एलपीजी पॉलिसी सुने हैं नाम? नहीं सुने, कोई बात नहीं। इसको कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण, ये थ्योरी है जो 1990 के दशक में आया भारत में। और इस थ्योरी के आने के बाद भारत का समाज जो है ना क्रांतिकारी तरीके से बदला है और इसी बदलाव को सोशियोलॉजी में तो पढ़ना ही पड़ेगा अगर बदलाव हो रहा है तो। इसी तरह गुनार्ड मंडल का चक्रीय कार्यकरण सिद्धांत, जहां से शुरू हुए हैं वहां समाप्त होना है, ये आपको देखना है विकास का समाजशास्त्र। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दुनिया का कोई सम्मेलन हो, वहां अगर पर्यावरण का बात ना हो तो वो सम्मेलन अधूरा है। लिखित दे देता हूं मैं, आप उठा के ले जाइए यहां से। G20 हो रहा हो, ब्रिक्स हो रहा हो, G7 हो रहा, कोई भी इंटरनेशनल और नेशनल स्तर पर कोई भी कन्वेंशन हो रहा हो, उसमें इन्वायरमेंट का तो कोई ना कोई चैप्टर जुड़ा रहेगा, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग जुड़ा हुआ रहे, चाहे क्लाइमेट चेंज जुड़ा हुआ रहे, ये सारा, या बायोडाइवर्सिटी जुड़ा हुआ रहे। तो अगर इंटरनेशनल लेवल पर इन्वायरमेंट इतना महत्वपूर्ण है तो हमारे समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा, उसी को डिनोट करता है यह यूनिट, पर्यावरण और समाज। क्योंकि एक विशिष्ट पर्यावरण में ही एक विशेष समाज का निर्माण होता है। क्या लगता है आपको, नदियों के किनारे और सागरों के किनारे ही क्यों शहरों का निर्माण हुआ, सभ्यताओं का निर्माण हुआ? कभी सोचे हैं? क्यों नहीं टाल एरिया में, कमर टाल में जाकर फैक्ट्री खोल लिए सब? क्यों? क्योंकि एक विशेष पर्यावरण में ही विशेष समाज बनता है, विशेष उद्योगों का निर्माण होता है, विशेष बाजार का निर्माण होता है। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिहार कभी गुजरात नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि हम स्थल अवरुद्ध राज्य हैं और गुजरात तटीय राज्य। आना जाना वहां सुगम है। भाई हमको कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है तो इतना राज्यों से होकर जाना पड़ेगा। उनको क्या है, यहाँ लाते वहां उतारे। तो मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं होगा? वहां मैन्युफैक्चरिंग आराम से हो जाएगा। तो आपको पर्यावरण और समाज एक यूनिट है जो आपको पढ़ना है, एनवायरमेंट एंड सोसाइटी।
ठीक। अब आते हैं अगला जो यूनिट है, यूनिट नंबर 14, जो इंडियन पर्सपेक्टिव में बात करता है। कहता भारतीय समाज को आप जब देखिएगा ना तो कई सारे रूपों में दिखाई देगा। ये तो हम पढ़े ही हैं, विविधता में एकता। और ये विविधता में एकता आज से नहीं है, बल्कि प्राचीन से आधुनिक समाज तक जब आप आएंगे तो ये स्वरूप भारतीय समाज में देखने को मिलता है। हम पहले वर्णाश्रम व्यवस्था की बात करते थे, वर्ण था, 4 वर्ण, हम 4 जाति कहते हैं, जो गलत शब्द है, गलत। 4 वर्ण है, वर्ण से जब ये वंशानुगत हो गया तो ये जातियों में कन्वर्ट हो गया, और हर जाति का 7 उपजाति, और उस 7 उपजाति के साथ उपजाति, तो हमारे यहाँ कितना सारा जाति है देखने में पता चलता है। अच्छा खुला रह गया है, अच्छा छोड़िए ना। हाँ, तो कई सारी उपजातियां हमारे पास हैं। तो ये आपको यहाँ पर देखना है भारतीय समाज में कि वर्णाश्रम व्यवस्था क्या था, पुरुषार्थ की बात क्यों करते थे। पुरुषार्थ आज भी बात करते हैं, जब खास करके पुरुषों के परिप्रेक्ष्य में यूज होता है, प्रयोग होता है। संस्कार की बात करते हैं, हम विवाह को भारत में संस्कार बोलते हैं, धार्मिक संस्कार है। हम लोग कर्म के सिद्धांत की बात करते हैं, गीता की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। तो कई सारे रूपों में हम भारतीय समाज को देखते हैं, और वो सारा आपको देखना है। इसी परिप्रेक्ष्य में यूनिट 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सामाजिक परिवर्तन का द्योतक, सोशल चेंज। समाज में परिवर्तन हमेशा होता आया, समाज कभी स्थिर रहा नहीं। कार्ल मार्क्स ने इस परिवर्तन के आधार पर 5 समाजों की बात की थी, 5 समाजों की बात की। चलिए, तो परिवर्तन का प्रतिमान क्या है, किस कारण से परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन के पीछे कौन से फैक्टर, कौन से कारक जिम्मेदार हैं, ये हमको समझना है पहला। दूसरा, परिवर्तन के कारक कौन है, यहां से जुड़ता है। तीसरा, सिद्धांत कौन कौन सा है, क्योंकि बिना सिद्धांत के कोई भी यूनिट पूरा नहीं हो सकता है। सिद्धांत क्या होता है? तो सिद्धांत कुछ नहीं होता। घर में जाते हैं, घर में पापा कहते हैं कि 10 बजे के बाद नहीं आना है, कहते हैं आपको इतना खर्च मिलेगा, उससे बाद नहीं मिलेगा। ये क्या है? प्रिंसिपल। आपको जीवन चलाने के लिए आपको कुछ नियमों को पालन करना है। उसी तरह इस विषय वस्तु को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सिद्धांतों को साथ लेकर चलना है। तो इसी सिद्धांत में पहले पढ़ चुके होंगे, इसलिए यूनिट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। संघर्षवादी सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसमें मार्क्स पढ़ेंगे, डरेंडॉर्फ पढ़ेंगे, लेविस-क्लोजर पढ़ेंगे, पहले ही विचारक पढ़ लेंगे। विचारक पढ़ लेंगे तो आधा यूनिट ऐसे ही समाप्त हो जाएगा, ये पहले पढ़ा हुआ रहेगा। उद्विकासीय सिद्धांत में मार्क्स को पढ़ना है, कांट को पढ़ना है, स्पेंसर को पढ़ना, पहले पढ़ चुके होंगे, ये भी खत्म। इसके बाद चक्रीय सिद्धांत में टाइनबी को पढ़ना है, जो नहीं पढ़े हैं आप। परेटो को पढ़ लेंगे, सोरोकिन को थोड़ा देख लेंगे, तो बहुत सारा यूनिट पहले ही आपका समाप्त हो जाएगा। इसलिए थिंकर समाप्त करना सबसे मुश्किल काम है। उसके बाद हर यूनिट में थिंकर मिलेंगे, और वो थिंकर को आप पढ़े हुए रहेंगे, और पढ़े हुए रहेंगे तो आगे बढ़ते चले जाएंगे तेजी से। इसके अलावा जो यूनिट 16 है वो बात करता है समाजशास्त्रीय अवधारणाओं का। अब शायद ये शब्द आप सुने होंगे, ये तो शब्द सुने ही होंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, संस्कृतिकरण, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, लौकिकीकरण, आधुनिकीकरण और प्रवासन, सब शब्द है। प्रवासन और प्रवास सब सुना है। तो ये समाजशास्त्रीय अवधारणा जहां से क्वेश्चन आता है, 5-6 क्वेश्चन यहां से रखा हुआ रहता है, क्योंकि ये सारा न्यू कंसेप्ट है, ये सारा नई अभिकल्पना है जो आपको पढ़ना है। और कुछ शब्द का प्रयोग तो पहले ही कर लीजिए, जैसे औद्योगिकरण। बाहर समाज का इंडस्ट्री पर ज्यादा निर्भर होते चला जाना हमको इंडस्ट्रीकरण, औद्योगिकरण की तरफ ले जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यूनिट 17 है, जो बोले ही थे कि हमारा सोशियोलॉजी में 4 ही जगह से क्वेश्चन आता है। एक तो अवधारणा बेस्ड आता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है। दूसरा थिंकर बेस्ड आता है। तीसरा फैक्चुअल आता है, और चौथा पुस्तक और लेखकों से आता है, कथन से आता है। तो ये आपका लास्ट यूनिट रहेगा, जिसमें हम लोग ऐसे, तो एक बात बताता हूं, पढ़ाते क्रम में हम लोग क्या करेंगे, जो विभिन्न विचारक आते चले जाएंगे ना, उन विचारों के कृतियों को साथ ही पढ़ते चले जाएंगे। यानी
बुक्स को साथ ही पढ़ते चले जाएंगे तो बाद में हमको कम से कम बुक पढ़ना होगा। एक बात समझ में आया नहीं आया? जैसे हम कार्ल मार्क्स पढ़ रहे हैं तो उनके द्वारा जो भी कृतियां हैं उसको साथ ही पढ़ लेंगे तो आगे जाके उनकी कृतियां अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा, हम नहीं तो फिर अलग से देखना पड़ेगा। ये एक हमारे लिए अच्छा बात होगा। दूसरा, हम लोग पढ़ेंगे कैसे? तो देखिए, समय कम है, हमेशा से समय कम रहा है, बीपीएससी तो कम समय दिया है। तो हम आपको जैसे ये पढ़ा दिए सिलेबस पढ़ा दिए, पीडीएफ ऑनलाइन वालों को और हार्ड कॉपी ऑफलाइन वालों को दे देंगे, आप उसको जाके घर में पढ़ लीजिएगा। क्योंकि देखिए, इसको अगर लिखिएगा तो टाइम लगेगा, टाइम हमारे पास है नहीं, किसी के पास नहीं। तो हम आपको पढ़ाते जाएंगे, पीडीएफ और हार्ड कॉपी देते जाएंगे, आप पढ़ के आइएगा और यहाँ पर कल होके टेस्ट होगा, जो पढ़ाए उसका टेस्ट ले लेंगे। टेस्ट लेने से ही सही काम खत्म होगा, यहाँ आप बना पा रहे हैं क्वेश्चन या नहीं बना पा रहे। क्योंकि टेस्ट में लेते समय एक बात और ध्यान रखिएगा कि हम वही क्वेश्चन नहीं देंगे जो सिर्फ हम पढ़ाए, उस यूनिट से देंगे, चाहे वो क्वेश्चन कहीं से भी आया हो, उससे आपको आसानी होगा। जितना ज्यादा हम लोग रिवाइज कर पाएंगे, जितना हमारा प्रैक्टिस हो पाएगा, हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो ये काम अगले 45-50 जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक हम लोग करते रहेंगे। यही हमारा सिलेबस। इस सिलेबस को समझने के बाद आपको एक चीज एहसास होगा कि हमको क्या पढ़ना है, ये हमको पता चल चुका है। अब हमको यूनिट बाय यूनिट यानी 17 यूनिट है, तो हम लोग कुछ यूनिट को तो एक ही दिन में समाप्त कर देंगे, जैसे धार्मिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, ये सबको ज्यादा तीरने की जरूरत नहीं है। मेन जो टाइम टेकन होगा वो होगा थिंकर। और आपने देखा क्वेश्चन अधिकतर आ रहा है थिंकर बेस्ड, तो थिंकर पर ज्यादा होगा थोड़ा काम। हाँ, एक और चीज है, बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, थिंकर कंट्रोल करना मुश्किल है सर, क्या करें? तो हम लोग एक आइडिया क्रिएट करेंगे, जैसे जैसे समाप्त होता जाएगा क्लास, हम लोग या तो क्या करेंगे, थिंकर को एकदम अलग कर लेंगे, या थिंकर को डे बाय डे क्लास शुरू होने के पहले पूछते चलेंगे कि भाई बताइए थिंकर क्या बोले थे, इस संदर्भ में क्या यूज किए थे। जितने देखिए, हमको पता है कि हमारे मस्तिष्क में 5% रहेगा, बाकी 95% घुल मिल जाएगा, लेकिन ये जो सुसुप्त अवस्था में रहेगा वो क्वेश्चन देखते ही जागृत तो हो जाएगा, और जागृत हो जाएगा तो हम टिक आउट कर देंगे। अच्छा बात है, टिक आउट करना, लिखना नहीं, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात। और डे बाय डे टेस्ट होने से आप ये भी पता चलते चला जाएगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि सिर्फ उठ के आ रहे। उठ के आने से तो रिजल्ट नहीं होगा, ये तो कंफर्म बात है, पढ़ के आने से रिजल्ट होगा हम लोग का। तो अगर इतना मेहनत करें, इतना यूनिट समाप्त करें, तो फिर से बोले ये इतना यूनिट है जितना में कोई भी एग्जाम दे सोशियोलॉजी से रिलेटेड, वो आपका यही यूनिट रहेगा। इसका अच्छा उपाय है, आप जाके नेट पर देख ले, पीजीटी में भी यही पढ़ना है, टीजीटी में यही पढ़ना है, प्रोफेसर में भी यही पढ़ना है, लेक्चरशिप में आप देखिएगा यही पढ़ना है, नेट जेआरएफ में यही पढ़ना है, सब में यही पढ़ना है, कुछ अलग से नहीं है सिलेबस। हाँ, सिलेबस को बतलाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, सिलेबस देखने का तरीका अलग अलग, लेकिन जब आपके हाथ में रहेगा तो आप देखिएगा तो आपको सब यूनिट मिलता चला जाएगा, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। हाँ, हमारे पास समय कम, तो हमको इस पर सतत रूप से लगातार वार करते रहना जरूरी है। जिनका जैसे जैसे एग्जाम होगा, क्योंकि अभी तो फॉर्म भी नहीं आया है, कब तक आएगा नहीं आएगा, देखिए आ ही जाएगा, थोड़ा दिन में आने का उम्मीद बनता है, लेकिन हम लोग अभी से प्रैक्टिस करने लगे और काम करने लगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो हम लोग ये सिलेबस आपको आपके ग्रुप में डाल देंगे और आप स्पेशली मैसेज करके ले लीजिएगा, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। आज सिर्फ इंट्रो क्लास था, ताकि हम बता सके, कल से शुरुआत कर देंगे यूनिट का शुरुआत हो जाएगा। आपको एक आइडिया सबको लग गया कि हमको क्या करना और कैसे करना है, क्योंकि सब पता है, हम लोग जीवन काल तक बढ़ते रह सकते हैं, जीवन काल तक, लेकिन कंप्लीट ना होने के पीछे एकमात्र कारण होगा कि हमको पता नहीं है कि हमारा एरिया कहाँ तक, हमको पता है एरिया कहाँ तक है, तो हमको काम करने में कोई खास दिक्कत नहीं आएगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इनको है। हाँ, आप बताइए प्रॉब्लम कहाँ कहाँ नजर आ रहा है, आप भी क्वेश्चन करें, तब भी हम उत्तर देंगे, तभी ना काम चलेगा। आप बोलें कि आपके साथ समझिए, सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको आप बेहतर तैयारी से और बेहतर कर सकते हैं। ये आसान तब है जब आप इसको सिर्फ कंसेप्ट बेस्ड पढ़ रहे हैं,
मतलब बोला समाजशास्त्र है क्या, समाज को देखना समाजशास्त्र है, तो सही है कि समाज को देखना ही समाजशास्त्र है, लेकिन सिर्फ वही समाजशास्त्र नहीं, बल्कि इसको थिंकर बेस कर दीजिएगा तो समाजशास्त्र बहुत बड़ा हो जाए। और बड़ा प्रश्न वही है कि हम लोग कितना पढ़ें, कैसे प्रैक्टिस करें, रेगुलर पढ़ें, ये भी ज्यादा जरूरी है। हाँ, तो आप समस्या बताइए अपना, क्या आपको इतना हम लोग जो देखे सिलेबस उसमें हम लोग क्या क्या समस्या आ सकता है और आपको क्या लग रहा है, कुछ पूछिए। पूछिए, हम आपको आपसे चाहेंगे कि आप क्वेश्चन करिएगा तब ना हम भी बताएंगे। क्योंकि देखिए सिलेबस तो हमारे सामने यही है, बड़ा बात क्या है पता है, आप सब कर सकते हैं, हर व्यक्ति हर काम कर सकता है, लेकिन वो काम करने में जो टाइम टेकन लगेगा वो बहुत ज्यादा है। आपको यही बनाने में आपको पता है कितना देर लगा है हमको, ये बनाने में सिर्फ हमको 5 घंटा लगा है। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन देखना है, आपको ट्रेंड देखना है, आपको जो पैटर्न है वो देखना है, तब आपको छांटना है, प्लस थोड़ा सा ऐसा करना है जिससे आपको समझ में जल्दी आए। जैसे हम इसको लाइन से लिख देते हैं तो आपको समझने में काफी दिक्कत होता है, लेकिन अब ये डायग्राम से है तो समझने में आसानी होता है, सीक्वेंस मिलते चला जाता है। अब इसी बात को थिंकर तो सबको पता है क्या पढ़ना है, लेकिन हमने इसको बांट दिया अलग अलग पार्ट में। अब इस अलग अलग पार्ट में बांटने के बाद आपको क्या होगा पता है कि कौन कौन थिंकर किस परिप्रेक्ष्य में। बस इसी का तो वैल्यू है कि टाइम आपका बचा लिया जाए, वैल्यू सबसे बड़ा टाइम का। ऑनलाइन में भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। सिलेबस एक्सप्लेन हो चुका है मनीषा जी, आप पीछे आए हैं, आप देख लीजिएगा बाद में, ठीक है, आप शुरू से देख लीजिएगा, पूरा सिलेबस एक्सप्लेन हो चुका है। तो ठीक है, हम लोग मान के चलें कि कोई दिक्कत नहीं। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, हम पहले बता देंगे यूनिट हमारा कौन सा चलेगा, आप हो सके तो थोड़ा पढ़ के आइए, नहीं हो सके तो जितना हम दे उतना पढ़ के आइए, कल के लिए तैयार रहिए। क्योंकि आप ये मत सोच के आइएगा और ये मत सोचिए कभी कि हम उम्र में बड़े हैं या छोटे हैं या ये हो, कुछ नहीं, क्लास तो क्लास ही होता है, बचपन से हम लोग यही देखते आ रहे हैं, सब हम लोग यही देखते आ रहे हैं। तो हम लोग को मेन है रिजल्ट। अब एक बात फिर से बताते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसा है जिसके लिए आपको बस एग्जाम पास करना है, आपको टीचर का रखा हुआ है। इस बार देखिए ना, कट ऑफ से भी नीचे दिया है ना सोशियोलॉजी का, बहुत सारे सब्जेक्ट का कट ऑफ से नीचे आया है। और आप सोशल साइंस में लड़िएगा तो नहीं लड़ पाइएगा, नहीं लड़ पाइएगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन ये सारा सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो आया ही है आपको जॉब दिलाने के लिए, और तब भी जॉब नहीं ले पाएगा तो हम लोग का किस्मत फूटा हुआ हो। ये बहुत अच्छा दिन है जो चल रहा है आपके लिए, लेकिन एक मेहनत करेंगे तब सबसे ज्यादा पेमेंट वाला जॉब भी आपको मिल जाएगा, सबसे अच्छा जॉब भी है। तो हम लोग बस इतना ही करना है कि हम जितना देते जाए उतना करते जाइए। आपको क्वेश्चन हम करवाते जाएंगे जिसमें हर एरिया का क्वेश्चन होगा, वो आप भी कर सकते हैं, हम भी करवा सकते हैं, लेकिन हम करवाएंगे। कुछ अपना क्वेश्चन होगा, कुछ वहां से होगा, ताकि आपको एक आइडिया लगते चले कि हम जो पढ़ रहे हैं वो बना रहे हैं या नहीं बना। बड़ा बात है कि बना रहे, क्वेश्चन सॉल्व करना। घर में बैठ करके हम हर दिन सोचते हैं आज ये यूनिट समाप्त हो जाएगा, आज ये कर लेंगे, एकदम हो जाएगा। शाम होते होते पता चलता है शाम का काम है, अब ये काम करके बाल बच्चा या फिर रात उठ करके खाना वाना खा के फिर सो जाता है इंसान, फिर कल के लिए टास्क रहता है। ये दिन प्रतिदिन होता रहता है, लेकिन टास्क कभी कंप्लीट नहीं होता। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इसको सीरियसली ले, क्योंकि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, बहुत बेहतर। और अब ग्रेजुएशन में देखिएगा छात्र सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट को बहुत बढ़ चढ़ कर सुनेंगे, क्योंकि एक तो एक कंसेप्चुअल बेस्ड है, समझ में आएगा। जूलॉजी बॉटनी तो है नहीं कि एकदम स्पेसिफिक है, प्लस हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऐसा में तो भरा पड़ा है लड़का, वहां तो जॉब अपॉर्चुनिटी ऐसे ही बहुत कंपिटेटिव है, तो यहाँ आपको कंपटीशन कम मिल रहा है। शुरू से अगर अच्छा काम करेंगे तो हम अच्छा कर सकते हैं, तो डिफिनेट बात है। बिहार में तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। अभी 3 साल के बाद लड़का पूरा जत्था पे जत्था आएगा इस सब्जेक्ट में, तब तक आप आगे पहुंच जाएंगे। तो आप अभी मिल लीजिएगा या फिर ग्रुप में, तो ये चला ही जाएगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा।